बॉडी पर से विक्टिम की पहचान करने के लिए कुछ भी ना मिले, ना ही कोई और लीड, तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होगी? मिसिंग कंप्लेंट से, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि विक्टिम की एज क्या थी और टाइम ऑफ डेथ क्या था। लेकिन विक्टिम की फिजिकल डिटेल से मैच करती हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट इलाके में दर्ज ना हो तो मे बी क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। बिल्कुल सही। इस केस में हम लोगों ने भी क्राइम सीन को दोबारा से स्कैन किया, तब जाके एक सुराग हाथ लगा, पर उस सुराग ने ऐसा खुलासा किया जिसे हम ढूंढ ही नहीं रहे थे। मतलब सर? मतलब हर इन्वेस्टिगेशन आपको एक मुकाम तक पहुंचाती है, पर जरूरी नहीं वो वही मुकाम हो जहां पहुंचने के लिए आप लोग निकले थे। आइए सर, वो देखिए उधर। सर पे शायद किसी भारी चीज से वार किया गया। बॉडी भी पूरी तरह से गल चुकी है, शायद काफी दिनों से यहाँ पड़ी होगी। आखिरी बार कब राउंड मारा था इस तरफ? कई दिन हो गए सर। वैसे मैं और मेरा पार्टनर हर सोमवार को ये इलाका कवर करते हैं, पर दूसरी तरफ डबल ड्यूटी लगी थी, इसलिए कई दिनों बाद आज सुबह ही यहाँ आना हुआ। और उसी बीच लाश जंगल में फेंक दी होगी। अगर बॉडी पर आइडेंटिफाई कर सके ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आसपास देखो, शायद बॉडी से रिलेटेड कुछ चीज मिल जाए। किंग हो सकता है सर कातिल या कातिलों ने विक्टिम की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर से कपड़े उतारे होंगे और अपने साथ ले गए होंगे, और कपड़े ले जाते समय ये बनियान या तो छूट गई या उनसे गिर गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि ये बनियान विक्टिम की है ही नहीं। लोग जंगल में कई चीजें फेंकते हैं, कूड़ा कचरा न जाने क्या क्या। ये बनियान भी वैसे ही फेंक दी होगी। हो सकता है कि जो लाश हमें मिली है उसका और इस बनियान का कोई लेना देना ही ना हो सकता है सर। क्राइम सीन से हमें बस यही एक लीड मिली है। एक दूसरी डिटेल है विक्टिम की उम्र 32 से 40 साल के बीच। एक काम करता हूँ सर, मिसिंग कंप्लेंट से शुरू करता हूँ और उसके बाद इस बनियान की भी इंक्वायरी करता हूँ। देखते हैं ये बनियान हमें कहाँ तक लेकर जाती है। किंग, अभी तक तो कभी सुना नहीं सर। ये ब्रांड तो अपने इधर का नहीं लगता, तो फिर किधर का हो सकता है? बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये बनियान में छोटे मोटे ब्रांड भी काफ़ी चलते हैं। पर ये ब्रांड है तो सही, लेबल भी लगा हुआ है। लेकिन साहब, छोटे ब्रांड रास्ते पर भी तो बिकते हैं, ठेलों पर, वहाँ भी चेक कर लो। कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। मैंने डेट को थोड़ा पीछे करके भी चेक किया। मतलब हमें डेड बॉडी मिली 12 अक्टूबर को। पोस्टमार्टम में हमें बताया गया कि मर्डर तकरीबन 25 से 30 दिन पहले हुआ है, यानी कि 12 से 17 सितंबर के बीच। तो सर मैंने 10 सितंबर से फाइल स्कैन करनी शुरू की, लेकिन कोई भी मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। और उन केसेस में जो लोग घर से भाग गए थे इतने टाइम में, तो वो लोग भी घर वापस आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ना हो। अगर ऐसा है सर, तो विक्टिम की पहचान करना काफी मुश्किल होगा। बनियान से कुछ लीड मिली? नहीं सर, शायद ये ब्रांड काफी छोटा ब्रांड है सर, किंग ब्रांड। अब बाई चांस अगर हमें कोई दुकानदार ऐसा मिलता है जिसने इस ब्रांड की बनियान बेची हो, तभी शायद हमें कोई लीड मिल सकती है सर। किसी भी केस का डिटेक्शन ना हो पाना एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए काफी तकलीफदायक होता है। एक अनडिटेक्टेड केस, एक अनसुलझा मर्डर केस। और वो बनियान, उससे कोई लीड नहीं मिली? मिली ना, एक ऐसी लीड मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, हमें भी। ये जो केस था ये बहुत ही रेयर और अजीब साबित हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम एक पेचीदा जाल में लेकर गए, रिश्तों के जाल में। सीमा काय आज भी नहीं आया? विक्रम भाऊ, काही कळतच नाही हो, असं समजेन असं झालंय सगळं। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। इसकी पगार तो कटेगी। अब तो इसकी जगह पे मैं किसी और को भी ढूंढ रहा हूँ। मी समजू शकते भाऊ।
अरे भाई चलना, जल्दी करना, निकलना है, चल। सोलापुर। हो साहब, मैंने यहाँ एक कपड़ों की दुकान में पूछताछ की। वहाँ का मालिक बोला ये किंग ब्रांड सोलापुर में चलता है। सोलापुर से लोकल ब्रांड है, बहुत ही छोटा, यवतमाल तक तो पहुँचता ही नहीं है। विक्टिम सोलापुर का हो सकता है सर? सोलापुर के सारे पुलिस स्टेशन को मिसिंग कंप्लेंट की रिक्वेस्ट भेज दो। खड़से सर्कल पुलिस स्टेशन सोलापुर। बोला सर यवतमाल पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है और डिटेल यहाँ के एक मिसिंग कंप्लेंट से मैच कर रही है। डेट 11 सितंबर। इस दत्ता शिंदे की एग्जैक्ट हाइट ना उसकी पत्नी बता सकी ना उसकी बहन, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि करीबन 5 फीट 9 इंच होगी। उसकी उम्र 36 साल है। 11 सितंबर से वो लापता है और आपने कहा मर्डर 25 से 30 दिन पहले हुआ है। हो सकता है हमें जो लाश मिली वो दत्ता शिंदे की है। बॉडी की हाइट 5 फीट 10 इंच है। और ये भी तो हो सकता है कि दत्ता शिंदे की हाइट बताने में बाकी के लोगों ने गलती की है। हो सकता है। गोखले सर, लगता है ये बनियान हमें आगे तक लेकर जाएगी। रिक्शा। कहाँ जा रहे हो? सीमा, मेरे को आने में देर हो जाएंगी, लेकिन खाना इधर ही खाऊंगा मैं। दत्ता, तुम फिर से पीने जा रहे हो? फिर से? क्या मतलब फिर से? सुबह से एक बूंद भी नहीं पिया मैंने। हाँ तो हर रोज पीना जरूरी है क्या? ये मेहनत की कमाई शराब में डुबा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किच-किच करके ना तू मेरा बैलेंस डुबा रही है, समझी? कसला बैलेंस रे? कसला बैलेंस? हाँ, जिंदगी डूब रही है हमारी। अपना नहीं तो सचिन के बारे में तो सोचो। कमा नहीं रहा हूं क्या साली मैं? देख, ये जो भी मैं कमाता हूं ना वो इसलिए कि मेरा बैलेंस सही है। हर रोज 2 क्वार्टर इधर दिमाग में मेरे ऑयल जाता है। तू मेरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश मत कर। किसी दिन मैं वापस लौटूंगा नहीं तो तू और ये सचिन दोनों डूब जाओगे हमेशा के लिए। अरे तुमने कहा दत्ता शिंदे 11 सितंबर को गायब हुआ, फोटो पर भी यही लिखा है, पर कंप्लेंट तो 15 सितंबर को दर्ज हुई है। दत्ता की पत्नी सीमा और उसकी बहन सुजाता 15 सितंबर को ही आई थी। उनके पीने को लेकर बहुत झगड़े होते थे, लेकिन वो जितना भी पीते थे घर हमेशा लौटते थे, खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। और अब 4 दिन बाद आ रही है मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। 2 दिन तो मैं खुद उन्हें ढूंढती रही, फिर जब वो काम पर भी नहीं लौटे तो मैं उनकी छोटी बहन सुजाता के पास चली गई। हो सर, दादा कभी कभार झगड़ा करके हमारे घर रुक जाते थे। सीमा महीने को भी वही लगा कि दादा हमारे घर में है। फिर हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत ढूंढा साहब, पर किसी को कुछ नहीं मालूम। इस दत्ता शिंदे की पीने की आदत को लेकर उसकी और उसकी पत्नी की सालों से मचमच चल रही थी। लगा कुछ दिन के लिए घर छोड़ के चला गया होगा। सर हमने पूरा सोलापुर खंगाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, लेकिन ये दत्ता कहीं नहीं मिला। हर जगह हमने इसके फोटो, उसके डिटेल्स भेजे थे, लेकिन हमारे थाने में दत्ता का ना तो कोई फोटो आया और ना ही केस डिटेल। इस दत्ता का कोई यवतमाल कनेक्शन या उसकी बहन या बीवी का? नहीं सर। साहब, ये मेरा दत्ता दादा नहीं है। ये कौन है ये? देखिए, मानता हूँ कि ऐसे हालात में पहचानना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? सीमा जी, ये बनियान देखिए। ये बनियान हमें लाश के पास मिली है। क्या आपके पति इस ब्रांड की बनियान पहनते हैं? दत्ता की बनियान तो घर पर है, पर मुझे मालूम नहीं कि वो किंग की है या नहीं। आप दिखा सकती है हमें? दरअसल दत्ता की उम्र, हाइट और गायब होने का समय जो लाश हमें मिली है उससे मैच करता है। पर साहब, मेरा दत्ता दादा यवतमाल क्यों जाएगा? हमारा कोई नहीं है वहां पे। आणि साहेब, दत्ता बिना काम के कहीं नहीं जाते, तर मग यवतमालला का जाणार? वो खुद से नहीं जाता, लेकिन साथ में ले तो जाया जा सकता है ना सीमा जी। आपने कहा वो पीने के लिए निकला था, तो शायद पीने के बाद कुछ हुआ होगा। वो किसी के साथ गया होगा या कोई उसे अपने साथ लेकर गया होगा। आप बनियान लेकर आएंगी?
दत्ताची बनियान। वो फोटो मेरे दादा का नहीं है। उसको कोई क्यों मार डालेगा? उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी साहब। दत्ता यवतमाल पहुंच ही नहीं सकते। हम सीधे साधे गरीब कामगार लोग हैं साहब। मेहनत करके जो भी 2 पैसा जमाते थे उसे दत्ता दारू में उड़ा देते थे। और वो इतनी दूर यवतमाल पहुंच ही नहीं सकते जहां पर हम में से कोई भी कभी भी नहीं गया साहब। सर ये किंग ब्रांड की बनियान हमें यहाँ सोलापुर तक तो लेकर आ गई है, पर क्या ये दत्ता शिंदे वाकई में हमारा विक्टिम है? दत्ता शिंदे अभी तक घर लौटा नहीं है और हम लोग श्योर नहीं है कि वही हमारा विक्टिम है। तो गोखले, सबसे पहले इन 2 में से किसी एक बात पर हमें श्योर होना होगा। हाँ साहब, ये बात सच है कि दत्ता को पीने की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कितनी बुरी थी वो उसकी पत्नी सीमा ही बता सकती है। वो दोनों मेरे यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। यवतमाल में ऐसा क्या था विक्रम जो दत्ता को वहाँ ले जा सकता था? पता नहीं साहब, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि काम से तो नहीं जाता था। बाकी आप धीरज से पूछ लो, दत्ता का सबसे करीबी दोस्त और दारू पार्टनर। वो यही काम करता है? हाँ साहब। धीरज, यवतमाळ पोलीस आली, उन्हें वहाँ पे एक लाश मिली आहे, तुझ्याशी बोलायचं त्यांना। आशीष, एक पुलिस वाला आया है यवतमाल से। अच्छा, क्यों? वो दत्ता धीरज से बात कर रहा है। यवतमाल से? सबसे पहली बात तो ये साहब, आप जो बोल रहे हैं 11 सितंबर की रात, उस रात को दत्ता शिंदे इधर आया ही नहीं। और ये बात तीसरी दफा बोल रहा है मैं। ये दत्ता रोज आता था यहाँ पीने, लगभग रोज ही समझी। लेकिन साहब ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। छगनराव जी, जो लोग रोज पीते हैं उन्हें रोज पीना ही पड़ता है। किसी और अड्डे पर गया होगा? हो साहब, हम अच्छे दोस्त हैं, साथ में पीते भी है। कई बार तो पीने के बाद मैं उसके घर पर ही रुक जाता हूँ, लेकिन उस रात हम पिए ही नहीं क्योंकि वो आया ही नहीं और उसके पहले कुछ बोला भी नहीं। धीरज, तुम्हारे दोस्त दत्ता का यवतमाल में क्या था? कोई औरत या कुछ और? नहीं साहब, यवतमाल का तो कभी नाम नहीं लिया उसने। 14 सस्ते लॉजेस में मैंने इस दत्ता शिंदे का फोटो घुमाया, वहाँ पर उसे किसी ने नहीं देखा। साहब लगता नहीं कि वो यहाँ कहीं रुका होगा। जंगल के आसपास के लॉजेस चेक किए? तिकडचे सगळे लॉजेस चेक केले, सेम जवाब मिला, वहाँ पर भी उसे किसी ने नहीं देखा। सर, ये दत्ता के कॉल रिकॉर्ड में निकलवाए थे। 11 सितंबर से उसका फोन स्विच ऑफ। ये फोन सोलापुर में स्विच ऑफ हुआ था? यस सर। हमने यहाँ के एक देसी और सस्ते बार स्कैन किए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गया था। यहाँ एक छगनराव का बार है जो उसके घर के करीब है, वहाँ का रेगुलर है वो, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गया था। दत्ता शिंदे का फोन तो 11 सितंबर की सुबह स्विच ऑफ दिखा रहा है। यस सर, लेकिन स्टेटमेंट में उसकी पत्नी ने ये कहा था ना कि दत्ता 11 की रात को घर से निकला था। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। ये दत्ता अपना फोन काम पर स्विच ऑफ रखता था, क्यों? 11 सितंबर को संडे था, छुट्टी का दिन, और वो पिछली रात मतलब 10 सितंबर की रात को बहुत पिया था, उसके पत्नी ने बताया। 11 तारीख की पहली रात को यानी कि 10 तारीख को भी वो ऐसे ही पी कर आए थे। अगला पूरा दिन सोते रहे और जब उठे तो फिर से पीने के लिए निकल पड़े। आनंद, कुछ तो झोल है। 11 सितंबर की पहली रात मतलब 10 की रात दत्ता शिंदे ने कहाँ दारू पी थी? आप ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। छगनराव ने हमें बताया कि 11 के पहले 2-3 रात वो वहाँ आया ही नहीं। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। इस धीरज आने का बैकग्राउंड चेक हुआ है क्या? कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे इसके? नहीं। दरअसल हम लोग घरेलू झगड़े पर फोकस कर रहे थे, सोचा कुछ दिन में लौट आएगा, पर वो नहीं लौटा। अब हमारे पास एक लाश है जो हमें इस दत्ता शिंदे के पास लेकर आई है। आता मला जायला पाहिजे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, दादा लौट आएगा। वो लोग पुलिस लोग जो बोले ना बिल्कुल बराबर नहीं है। जो फोटो हमने देखा वो दादा हो ही नहीं सकता, शक्यच नहीं।
यवतमाल के पुलिस वाले फिर से आए थे क्या? नहीं, और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दत्ता नहीं है, तू चिंता मत कर। मुझे क्या पूछ रहे भाई आशीष? मुझे कैसे पता होगा? मैं पूछ नहीं रहा हूँ रे पंकज, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यवतमाल कैसे? यवतमाल यही ना? यही तो यार, ये पुलिस जो है ना, वो कुछ तो सॉलिड गलती कर रहे हैं। वो दत्ता कैसे हो सकता है? सर, धीरज साने, कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? दो बातें देख रही हैं सर। एक तो ये कि 11 सितंबर की सुबह ये धीरज किसी आशीष कोठारे के टच में था। अब हमें ये पता करना होगा कि ये आशीष कोठारे है कौन। सर, आशीष कोठारे हमारा ड्राइवर है, फैक्ट्री का टेम्पो चलाता है। टेम्पो ड्राइवर? टेम्पो? क्या लाश को इसी टेम्पो में ट्रांसपोर्ट किया गया होगा? पक्का तो नहीं कह सकते सर, पर हाँ 11 सितंबर को धीरज और आशीष के फोन सोलापुर के बाहर ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग। किस तरफ जा रहे हैं? यवतमाल की तरफ? नहीं सर। नहीं? और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात आशीष कोठारे के फोन रिकॉर्ड से बाहर आई है सर, और वो ये कि 11 सितंबर की सुबह आशीष ने किसी पंकज खराड़े को कांटेक्ट किया था। हो निकतो थोड़ी देर में मिलता तो ये। हाँ चल बाय। ये पंकज खराड़े कौन है? सर, यहाँ की लोकल खबरियों से इसके बारे में पता लगवाया है। साहब ये पंकज खराड़े, ये भी ड्राइवर है, प्राइवेट टैक्सी चलाता है, खुद भी एक गाड़ी डाली है इसने टूरिस्ट लाइन में लोन लेकर। इंटरेस्टिंग है, एक टेम्पो ड्राइवर, एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, दोनों मिलकर एक लाश को ठिकाने नगाले निकलते हैं। इंटरेस्टिंग एंगल है, पर असली एंगल क्या है? क्योंकि ये घरेलू पति पत्नी वाला झगड़ा है नहीं, जैसे लोकल इन्वेस्टिगेशन में पहली बार पुलिस ने सोचा था। कुछ और है। सर, एक औरत है, मीरा रावत, वो शायद इस केस से जुड़ी हुई लग रही है। मीरा रावत? वो इन लोगों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? सर, धीरज के कॉल रिकॉर्ड्स में मीरा रावत का नंबर कई बार दिखाई देता है। अब इतनी ज्यादा बातें दो प्रेमियों के बीच में ही हो सकती हैं सर। और साहब ये मीरा रावत उसी फैक्ट्री में काम करती है, आपके इस धीरज ताने की आइटम है। तो इस सब में दत्ता शिंदे कहां से आया? उसका भी मीरा के साथ कुछ था क्या? उस फैक्ट्री में कौन सी खिचड़ी पक रही थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ पक तो रही थी, इतना पक्का है सर। रिश्तों में तो अब तक कोई खिचड़ी सामने नहीं आई है सर, पर एक बात पक्की है, साजिश की खिचड़ी 11 सितंबर को जरूर पकी थी सर। धीरज, आशीष, पंकज खराड़े और ये मीरा रावत, ये सब के सब ट्रेवल कर रहे थे सोलापुर के बाहर, और शायद सब साथ में थे। गोखले, एक कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। अब देखना यह है कि इस केस में ये 4 यार कौन सी परफेक्ट खिचड़ी पकाने निकले थे, और इस खिचड़ी का हमारे यवतमाल में मिले किंग ब्रांड बनियन के साथ क्या क्या कनेक्शन है। फिलहाल तो कोई भी कनेक्शन नहीं है सर, पर हाँ ये खिचड़ी दत्ता शिंदे के राज का खुलासा जरूर करवाएगी, क्योंकि खुशबू ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है सर। जी? 11 सितंबर की रात को तुम्हारा पति दत्ता शिंदे शराब पीने घर से निकला ही नहीं था। ऐसा उन्होंने कहा आपसे? लेकिन वो है कहाँ और घर क्यों नहीं लौट रहा है? दत्ता ने हमें कुछ नहीं बताया, और हाँ, वो घर क्यों नहीं लौट रहा है इसका जवाब तुम हमें दोगे। क्या क्या मतलब? मतलब साफ है, दत्ता शिंदे 11 सितंबर की रात को नहीं बल्कि 11 सितंबर को सुबह घर से निकला। मैंने कहा ना आपसे कि वो 11 की रात को मेरे साथ झगड़ा करके निकले, और आप 11 की सुबह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रात वाली बात तो झूठ थी जो तुमने उस वक्त हमसे कही थी, और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त भी। इन्वेस्टिगेशन का एक रूल होता है, सस्पेक्ट के चेहरे को पढ़ना। तो उसकी नर्वसनेस आपके पकड़ में आ गई और आपने जज कर लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उसके खिलाफ आपके पास? ठोस सबूत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक तरफ था यवतमाल और बनियन वाला एंगल जो इस दत्ता शिंदे केस में एक्चुअल फिट नहीं बैठ रहा था, और दूसरी तरफ और एक एंगल मजबूती से उभर कर सामने आ रहा था जो दत्ता शिंदे के गायब होने की तरफ इशारा कर रहा था। पर ये दत्ता शिंदे के गायब होने को कैसे एक्सप्लेन करता है गोखले? पता नहीं सर, पर अजीब बात है ना, सीमा शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो भी उसी रूट पर ट्रेवल कर रही थी जहां खिचड़ी के ये 4 यार ट्रेवल कर रहे थे, और शायद ये सीमा उस खिचड़ी का 5वां एलिमेंट थी सर। धीरज, आशीष, पंकज, मीरा और सीमा, ये सब के सब एक साथ ट्रेवल कर रहे थे सर। पर वो लोग तो यवतमाल आए ही नहीं जहां में लाश मिली थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाला दत्ता का दोस्त धीरज, टेम्पो ड्राइवर आशीष, वर्कर मीरा रावत
और कोई पंकज खराड़े और तुम सब लोग मिलकर यवतमाल गए। साथ में दत्ता भी था, जिसका फोन तुम लोगों ने सोलापुर में ही स्विच ऑफ किया था, और तुम सब ने मिलकर दत्ता का कत्ल किया। नहीं, तुम सबके कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। सीमा, तुम फंस चुकी हो। इस मर्डर में तुम भी शामिल थी, और वो बनियन के ब्रांड के बारे में तुमने हमसे जानबूझकर झूठ बोला था। नहीं, मैंने वही बनियन आपको लाकर दिखाया था जो घर पर था। हो सकता है कि बनियन के बारे में हमसे सच बोला हो, पर यह भी सच है कि इस मर्डर में तुम शामिल थी। सीमा, कोई फायदा नहीं, फंस चुकी हो तुम। और वैसे भी वो मीरा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, बस हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कंटा गई थी साहब, थक गई थी उससे। सारी कमाई शराब में उड़ाता था, जब देखो तब नशे में। मैं भी तो इंसान हूं ना साहब। घर की सारी जरूरतें पूरी करने के बाद मेरी अपनी भी तो जरूरतें हैं, शरीर की जरूरतें। और जो जरूरतें मेरा पति नहीं पूरी कर पा रहा था, वो धीरज पूरी कर रहा था। हम दत्ता और सारी दुनिया की नजरों से छुपकर मिलते थे। मेरी जरूरतें बढ़ने लगी, बदलने लगी। मैं धीरज से आगे बढ़ना चाहती थी। मेरी बढ़ती जरूरतें अब आशीष पूरी करने लगा था। सब ठीक चल रहा था साहब। दत्ता से दिल धीरज पर आया था, और अब आशीष पर। लेकिन दत्ता रास्ते का कांटा बनने लगा। नहीं साहब। तो फिर? कसला धोखा रे? हाँ? और तू होता कौन है धोखेबाजी की बात करने वाला? यार हो तेरा। यार था, अब नहीं। थक गई हूँ तुझसे मैं, समझ गया? ए, फालतू बड़बड़ करो नको, मेरे को गुस्सा मत दिला। ये चल जा रे, आला मोटा गुस्सा वाला। देख, अगर मैं धोखा दे रही हूँ ना, तो सिर्फ अपने पति दत्ता को। तुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर दत्ता को पता चला तो उसे सिर्फ जलन तो नहीं होगी। सोच, अगर उसको पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसके बच्चे की मां एक नहीं दो मर्दों के साथ सोती है, और वो भी उसके पहचान, धीरज और आशीष। मतलब धमकी दे रहा है तू मुझे? हाँ, धमकी दे रहा है, डरा रहा है मुझे तू? हाँ, उस आशीष को साइड में करने का। अगर वो तेरे आसपास भी दिखाई दिया ना, तो तू तो गई काम से। और एक बात याद रख, मैं वो दारू में डूबा दत्ता नहीं हूं।
मुझे सिर्फ आशीष चाहिए था, लेकिन धीरज की धमकी मेरे सर पर मंडरा रही थी। मैंने तब तरकीब निकाली और मीरा को भिड़ाने का सोच लिया। मीरा? मैं समझा नहीं। वही मेरा बदन और वही मेरा बिस्तर। कंटाल गया होगा ना तू? तो मीरा कहाँ से आई बीच में? तलाक हो गया उसका और दुनिया के सारे मर्द उसको नोचने पर तुले, लेकिन उसकी जिंदगी में एक भी ढंग का मर्द नहीं है। तू क्या बोलना चाहती है? उसको अपनी जिंदगी में एक मर्द चाहिए, हर चीज के लिए। और तुझ जैसा मर्द तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो बोल, तेरी बात चला दूं उसके साथ? सोच ले, तुम दोनों का फायदा है। तुझे भी एक नई औरत का मजा मिलेगा और उसे भी संभालने वाले का सुकून। अरे वाह, साड़ी तो बहुत मस्त है रे। मीरा, जब तू खुश होती है ना, तेरा ये स्माइल आता है, बहुत जबरदस्त लगती है। हमेशा ऐसी रहे। मेरी तरकीब काम कर गई साहब। मीरा और धीरज की सेटिंग हो गई और मेरी और आशीष की भी अच्छी चलती गई। तो इस सब सेटिंग के बीच दत्ता बीच में कहां से आ गया? मुझे डर था साहब कि किसी दिन धीरज खुन्नस ना निकाल दे, इसलिए मैंने उसकी जोड़ी मीरा के साथ बना दी। उसने धोखा नहीं दिया साहब। पता नहीं वो कौन था जिसने दत्ता के कान भरे। क्या हुआ? चौंक गई कि ये आदमी अचानक कहां से आ गया? वो धीरज है, मेरा दोस्त धीरज, मेरी पीठ के पीछे। और वो आशीष है, टेम्पो वाला, वो भी। सब के सब मेरे पीठ के पीछे। खाली गरीबी में सड़ रही थी उधर अपने गांव में। वह शादी करके तेरे को इधर सोलापुर लाया, तेरे को ये घर दिया, बच्चा दिया, तेरे को काम पे भी लगाया, और इस सब के बावजूद ये बेशर्मी, ये गंदगी है बंद। आज से ये हर जगह जानवरों के जैसा मुंह मारना बंद तेरा, नहीं तो तेरे को जंगल में ले जाके जंगली जानवरों को खिला दूंगा मैं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके, समझे? मुझे कभी पता नहीं चला साहब कि किसने चुगली की थी, लेकिन की तो थी किसी ने। देख धीरज, तेरा और मीरा का ठीक चल रहा है, पर माझी तो वाट लगली है। किसकी कसम खाकर बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कुछ बताऊंगी दत्ता को। तुम मुझ पे शक कर रही हो सीमा? मुझ पे? दत्ता मुझे भी खुन्नस देता है आजकल, पहले जैसे बात नहीं करता है वो। यार देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोगों में से कोई भी नहीं है, वो बाहर का आदमी है जिसने उसके दिमाग में सब जहर भर दिया है। हो सकता है उसे शक हुआ हो और उसने इसीलिए गलत सोच लिया हो। वो जो भी हो, लेकिन उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है, पता है तुम्हें? देखो, इसका एक ही तोड़ है। देख धीरज, तेरा वो बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ खंबा लेके बैठ जा और उसको समझा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। किसी आदमी ने उसके दिमाग में ये सब कचरा भर दिया। समझा उसको कि सीमा बहनी एक सती सावित्री से कम नहीं है। उससे वो मान जाएगा? इतना भी लल्लू नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं। वो मुझ पर नजर रख रहा है, और जब वो नहीं होता है तो कोई और है जो मुझ पर नजर रख रहा है, तो पटाने वटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, पटा तो ठीक है, और अगर नहीं पटा तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। अगला कदम मतलब क्या है? मतलब आखिरी कदम, दत्ता खत्म, उसका मर्डर करना पड़ेगा और किसी दूर के जंगल में जाके उसकी लाश फेंकनी पड़ेगी। अरे जंगली जानवर खा जाएंगे, और अगर नहीं भी खाया ना तो भी उसकी लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो दत्ता है, और यहाँ सोलापुर का है वो।
आई शपथ दत्ता, किसी ने ना तेरा दिमाग फिरा दिया है। अरे सीमा वहीनी है मेरी। तूने ये बात सुन के भी कैसे ली रे, जिसने भी ये गंदी बात बोली है? मैं और वहीनी? ये सब बकवास है। तू झूठ बोल रहा है धीरज। अरे जब सीमा वहीनी मेरे सामने बैठकर रोते हुए ये सब बोल रही थी ना, मेरे को ना ऐसा लगा ना कि तेरे कान के नीचे एक बजा दो। तेरे को पता है ना मेरा और मीरा का चल रहा है। अरे हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या तू उस मीरा के साथ? और नहीं तो क्या। और ऊपर से तूने वहीनी को उस टेम्पो ड्राइवर आशीष के साथ जोड़ दिया। लेकिन वो आशीष मेरे घर में आता रहता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो तेरे घर में आता जाता है, लेकिन वो क्यों आता है तेरे को पता है क्या? नहीं मालूम मेरे को। ये आशीष की माँ को ना कैंसर हो गया, तो उसको 15,000 की ज़रूरत थी और इसलिए उसने सीमा वहीनी से पैसे मांगे और इंसानियत के खातिर सीमा वहीनी ने उसको उधार में पैसे दिए। ये कब हुआ? कब की बात है ये? कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे। मेरे को कुछ भी नहीं बोला वो। तू बात सुनने के लिए कभी होश में रहता है क्या? वो आशीष है ना, एक झटके में वहीनी को पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो चिंदी करके उसको पैसा दे रहा था। कभी 500 दिया, कभी 200 दिया, कभी 100 दिया। मैंने और मीरा ने उसको दम दिया, बोला उसको जा वहीनी के पैसे दे, और इसलिए वो पैसे देने के लिए ना तेरे घर आता जाता रहता है। हाँ तो फैक्ट्री में क्यों नहीं देता था पैसे वो? फैक्ट्री में तेरे जैसे जलन खाऊ मूर्खों की कमी है क्या? बात तो कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी एक अलग से स्टोरी बना देंगे तेरी तरह। किसी ने ना तेरे कान में जहर डाल दिया है। तेरी देवी जैसी पत्नी है, एक प्यारा सा बच्चा है, और तू पी पी के उनको जीते जी मार डाल रहा है। यार धीरज, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये मुझे छोड़ देनी चाहिए दारू, लेकिन मुझसे नहीं छूटती। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये गंदी चीज़ है, मैं जानता हूँ ये गंदी चीज़ है, लेकिन मेरे से छूटती ही नहीं है यार। मैं भी तो पीता हूँ ना तेरे साथ। माना कि तू हद से ज़्यादा पीता है, पर ये शराब की लत छूट भी तो सकती है। कैसे रे? हम एक बाबा को मिलने के बहाने निकले। मतलब धीरज ने दत्ता को मना लिया था कि वो बाबा उसकी दारू छुड़ा देगा। हम सब दत्ता के साथ गए ताकि उसे लगे कि हम सब उसका भला चाहते। दत्ता, अरे ले, बाबा ने खुद बोला है आज आखिरी बार उसे जी भर के पीने दे, क्योंकि आज के बाद ना दोबारा तू दारू की तरफ देखेगा भी नहीं। ले पी लो, आज मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। पहुंच गए क्या हम? बाबा कुछ है? बाबा मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आश्रम कहाँ है उनका? ए धीरज, सीमा कुछ है? और मीरा कहाँ है? वो पीछे से आ रहे। तू चल मेरे साथ, पहले ना हम दोनों मिलेंगे बाबा से। ये बाबा इधर ही है, जंगल के अंदर। हम सब ने मिलकर दत्ता को मार डाला ताकि मेरा और आशीष का आराम से चलता रहे। एक बात बताओ सीमा, दत्ता की लाश को यवतमाल के राजपुर जंगल में फेंका था क्या? जी नहीं। तो मध्य प्रदेश में कहीं फेंका था क्या? क्योंकि तुम सबके फोन की आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में खंडवा के आसपास दिख रही है। नहीं साहब, हमने दत्ता को नागपुर के पास रामटेक जंगल में मार डाला। सुनो, मैंने दत्ता को मना लिया है,
इस रविवार को हम बाबा से मिलने जाएंगे। फर्स्ट क्लास। आशीष, हम दत्ता को यहाँ सोलापुर में नहीं मार सकते और ना ही उसे इस तेरे टेम्पो में लेके जा सकते, तो हमें एक ढंग की भाड़े की गाड़ी लगेगी। देखो वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है जिसकी खुद की गाड़ी है और वो आदमी भी भरोसे वाला है। पंकज ना? शायला, तुझे पंकज के बारे में कैसे पता? मुझे कैसे मालूम? मतलब क्या तूने ही तो मुझे बताया था उसके बारे में। मैंने कब बोला? अरे उस दिन नहीं क्या तूने मुझे उसके बारे में बताया? क्या बात कर रहा है? एक बात याद रखना पंकज, आशीष को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र इस बात की। आशीष मेरा बचपन का दोस्त है, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे पंकज के बारे में बताऊं। तो मुझे क्या सपना आया था कि पंकज नाम का तेरा कोई बचपन का दोस्त है जो किसी ट्रैवल वाले की टैक्सी चलाता है? तूने ही तो बताया था मुझे। क्या हो गया तेरी याददाश्त को आशीष? अरे छोड़ दो यार, अपने प्लान पे ध्यान दो। दत्ता को कहाँ खत्म करना है उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसे कहाँ ठिकाने लगाना है ये भी सोचना है। मानना पड़ेगा, तुम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी खिचड़ी पकाई। खिचड़ी के सारे मसाले सामने भी आ गए, सिवाय एक के। सीमा, तुमने हमें कहा था कि दत्ता शिंदे का मर्डर नागपुर के रामटेक जंगल में हुआ था, पर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सबकी लोकेशन खंडवा के आसपास दिखाई दे रही, जो कि मध्य प्रदेश में है। खिचड़ी का ये मसाला मेरे समझ में नहीं आया। तय तो यही हुआ था ना आशीष कि हम उसे नागपुर के रामटेक जंगल में मारेंगे। सर, हमने दत्ता को खंडवा के पास के जंगल में मार डाला और उसकी लाश वहीं फेंक दी। हाँ, मतलब प्लान तो यही बना था, रामटेक नागपुर का, लेकिन हमने रास्ता बदल दिया। मतलब मैंने और आशीष ने सोचा कि आउट ऑफ स्टेट जाए तो बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा, ताकि आप लोग हम तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। हाँ देशमुख जी, आप सही बोल रहे हैं। 16 सितंबर को यहाँ पास के जंगल में हमें एक आदमी की लाश मिली थी। हमने लाश के फोटोग्राफ्स ले लिए थे, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा था। उतना याद नहीं है कि लाश की फ़ोटो और डिटेल्स हमने सोलापुर भेजी भी थी या नहीं। हमने एक हफ्ते वेट किया और फिर हमने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, लाश के फोटोग्राफ्स हमें भेज दिए। दत्ता शिंदे की लाश मर्डर के 5 दिन बाद पुलिस को मिली थी वहां के जंगल में। वो बनियान हमें सोलापुर तक ले गई थी। वैसे देखा जाए तो कंप्लीट मिसलीड थी, गलत रास्ते पर थे हम लोग। पर क्या हुआ, एक अनसुलझा मर्डर केस हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको क्या लगता है कि अगर वो मिसलीड नहीं मिली होती तो दत्ता शिंदे मर्डर केस कभी सॉल्व नहीं होता, अनसुलझा ही रहता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहता। करेक्ट। वैसे देखा जाए तो यह केस बहुत ही पेचीदा था। रिश्ते और धोखेबाजी की अच्छी खासी खिचड़ी थी, पर क्या हुआ, सक्सेसफुली क्लोज हुआ। और अब ये यवतमाल में लाश मिली है, उसका केस जब तक सॉल्व नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मंत्र समझ लीजिए, कभी भी गिव अप मत करना। क्रिमिनल के इस भ्रम को तोड़ते रहिए कि वो जुर्म करके बच के निकल सकता है। दत्ता शिंदे की पत्नी सीमा शिंदे, धीरज साने, मीरा रावत, आशीष कोठारे और पंकज खरड़े को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। रजत बाग पुलिस स्टेशन। सर, मैं नयन विहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमारे पड़ोस में एक विनय संघवी करके रहते हैं। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची काम करती है। उस छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हर रात उसे पीटा जा रहा है। उसकी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही। कौन है ये लड़की? ये सब कब से चल रहा है? सर, लड़की कौन है वो तो मैं नहीं जानता, शायद उसे कहीं बाहर से लेकर आए। पर सर, पिछले 4-1 महीने से लगभग हर रात उसकी चीखों की आवाजें आ रही हैं। विनय संघवी नाम बताया ना? जी। एड्रेस? नयन विहार कॉलोनी, बंगलो नंबर 34। ठीक है, हम चेक करते हैं। मयंक, चीखें बंद हो गई हैं। कहीं उस बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? रिपोर्ट करने में मैंने देरी तो नहीं कर दी? मयंक, तुम जो कर सकते थे तुमने कर दिया। नाबालिग है? नाबालिग ही होगी, काम के लिए रखा है और मारते पीटते भी हैं, तो नाबालिग ही होगी। चलते हैं, लेकिन पहले उन एनजीओ वाली मैडम को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तुम फोन लगाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मयंक, तुमने कॉल कर दिया ना?
अब पुलिस देख लेगी अपने आप। अरे लेकिन पुलिस अभी तक आई नहीं है। मयंक तुम सो जाओ, पुलिस आ जाएगी। आगे ले, आगे होगा 34। ये है बंगला नंबर 34। लगता है घर पर कोई है नहीं। बंगलो नंबर तो सही है ना? कॉलर ने यही बंगला नंबर बताया था, 34। गाड़ी भी यहीं खड़ी है। जी विनय संघवी। जी हाँ। जी आपके घर में कोई लड़की काम करती है क्या? हाँ करती है, लेकिन सुबह आती है वो। नहीं मतलब कोई बांधी हुई है काम के लिए, छोटी लड़की। नहीं तो हमें कंप्लेन आई है, आप उसे बुरी तरह से पीटते हैं। बच्ची के चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चढ़ा बढ़ा कर तो नहीं आए ना आप लोग? पुलिस वाले हैं, तमीज से बात कीजिए। आप भी तमीज से बात कीजिए, नागरिक हैं हम। रात के 12:30 बजे धमक गए, ऊपर से वाहियात सवाल कर रहे हैं। कंप्लेन आई है आपके खिलाफ। नाम विनय संघवी, 34 नंबर बंगलो, नयन विहार कॉलोनी। आप ही है ना? वाह, कोई भी उठकर कंप्लेंट कर देगा और आप लोग आकर सीधा घंटी बजाकर जगा दोगे। हमें चेक करना पड़ेगा अंदर। क्यों चेक करना? और क्यों चेक करने दूंगा मैं? देखिए सर, कंप्लेन दर्ज हुई है और हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कोई भी आपसे कुछ भी कह देगा कि यहाँ ये हो रहा, आप मान लोगे? गलत है ये। वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। हम एनजीओ नया भविष्य से हैं। किसी भी माइनर की कोई भी खबर आती है तो हमें चेक करने का ऑथराइजेशन है। आप लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें हायर अथॉरिटीज को कॉल करना पड़ेगा और हम फिर चेक करेंगे। सोफे के पीछे छिपाएंगे क्या हम किसी को? जाइए, जाकर फ्रिज के अंदर भी चेक कर लीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? चेकिंग। कुछ नहीं हो बेटे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मम्मा यही है पास में। आप लोग पागल हैं क्या? हम हमारे बच्चों को मारेंगे? मैडम कंप्लेन है हमारे पास और बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, माँ बाप के हाथों भी। बताइए, कौन है वो सरफराज जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की? कम ऑन, टेल मी। सॉरी सर, उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? जिसने भी कंप्लेंट की, यहाँ आने के पहले एक बार भी चेक किया आपने कि वो मेंटली फिट है कि नहीं? उसे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आवाजें सुनाई देती हैं उसे? चले आए मुंह उठा के। अब आप लोग जाएंगे यहाँ से? चलते हैं विनय जी, लेकिन तकलीफ देने के लिए फिर से सॉरी। चलो। माधुरी, माधुरी, क्या हुआ? ले गए क्या बच्ची को छुड़वा के? बच्ची को बिना लिए ही चली गई पुलिस। मयंक सो जाओ, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? मयंक, जो लोग बच्ची को पीट सकते हैं वो पुलिस को पैसे भी खिला सकते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तुमने जो करना था तुमने किया, अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? लोगों के मन में एक आम सोच बन गई है कि हमें खरीदा जा सकता है और हम जुर्म को नज़रअंदाज कर देंगे। और ऐसी सोच क्यों है ये पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या उस घर में कोई बच्ची मुसीबत में थी और क्या उसे नज़रअंदाज किया गया था? क्या उस पुलिस टीम को पैसे खिला दिए गए थे? नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की थी। लापरवाही हमारी फोर्स का एक आम मर्ज है जो करप्शन के चार्जेस को और मजबूत कर देती है। और यही वजह है कि लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाता है और इसी वजह से कुछ ऐसे जुर्म हो जाते हैं या फिर होने दिए जाते हैं जिनको रोका जा सकता है।
मयंक, अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? कल रात पुलिस जाने के बाद फिर से उस बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई दी। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप। मयंक, मैंने भी आवाज सुनी, मुझे भी दुख होता है मयंक, लेकिन अब हम दोनों को इग्नोर करना सीखना होगा। सोसाइटी में और भी लोग हैं, सब चुप हैं, सब जानते हैं सांघवी कपल कैसा है, कितने निर्दयी लोग हैं। हम निर्दयी नहीं हो सकते। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे सामने उस पर अत्याचार हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। मयंक, तुम बिना किसी बात के गिल्ट फील कर रहे हो। हमने तो कुछ किया भी नहीं। वही तो, हमने कुछ किया नहीं, उसी बात का गिल्ट है। सर, आपका नाम क्या है? मयंक अवस्थी। ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप किसी मेंटल प्रॉब्लम का? मतलब? विनय संघवी के बंगले का एक एक इंच छान मारा हमने, कोई बच्ची नहीं मिली वहाँ। लेकिन सर, आपके जाने के बाद मैंने फिर से उस बच्चे की चीखें सुनी थी। देखिए मिस्टर मयंक अवस्थी जी, दिमाग के साथ साथ अपने कानों का भी ट्रीटमेंट करवाइए। उनके घर पे कोई बच्ची नहीं है, बस उनकी खुद की एक बेटी है। उन पर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी पर्सनल दुश्मनी मत निकालिए। सर, मेरी बात समझिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं उनके साथ। उस घर में एक बच्ची है और मैंने संघवी परिवार को देखा है उसके साथ बदसलूकी करते हुए। ये मंगाया था मैंने। क्या लेके आई है तू? सर, मैंने देखा है, जानवरों की तरह पीटते हैं उसे। वो बच्ची नाबालिग है और मैं आम नागरिक अकेले कुछ नहीं कर सकता सर। पर आप कानून है, आप प्लीज सर उस बच्चे की मदद कीजिए, कुछ कीजिए उसके लिए। बॉस, तू एक बात समझ ले, तुझ पे 2 चार्ज एक साथ ठुकेंगे। एक लॉ को मिसयूज करने का, दूसरा कानून का गलत फायदा उठाकर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। किससे बात हो रही है? कौन परेशान कर रहा है? सर, ये एक बंदा है, अपने सामने वाले की बेबुनियाद कंप्लेन लिखवाना चाहता है। दिखाओ 1 मिनट। हेलो जी, आप कौन? बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं सीनियर इंस्पेक्टर इलाहाबाद बोल रहा हूँ। सर, मैं मयंक अवस्थी, नयन विहार कॉलोनी में बंगलो नंबर 29 में रहता हूँ और मेरे पड़ोस के बंगलो नंबर 34 में एक बच्ची है, उसे बचा लीजिए सर। सर, आज तो मैं भी बाहर आऊंगा और वहां पर मौजूद रहूंगा। कल रात मुझसे गलती हो गई कि जब आपके लोग आए थे मैं बाहर नहीं आया, घर के अंदर ही बैठा रहा। अवस्थी, माजरा क्या है, डिटेल में बताओ। पर कल रात को हमारे 2 वॉलंटियर्स आपकी टीम के साथ गए तो थे। अश्विन जी, हमें आज फिर से वहां पर जाना होगा और इस बार आप हमारे साथ चलिए। बोलिए, कितने बजे? सर, हमने पूरा घर खंगाला था। वो एनजीओ वाले अंजलि और चंदर भी आए थे साथ में। सर, अंजलि ने तो संघवी की बच्ची की चेकिंग भी की थी, मार के निशान के लिए। मैंने ये पूछा है कि कल रात को ये कंप्लेन आई थी, उसके बाद आप लोग सुबह दोबारा वहाँ गए, आसपास के दुकानदारों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि ऐसी कोई लड़की वहाँ काम करती है या नहीं, ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं या नहीं? नहीं सर, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। और आपने मान लिया? सर, वो डिसेंट लग रहे थे। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? ये क्या यहाँ पर ऐसा पहला केस होगा जहाँ डिसेंट लोग अपने घरों में काम करने वालों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं? सर, हम लोग निकल सकते हैं। अश्विन जी हमें रास्ते में ही मिलेंगे। कुछ फॉरेन कंट्रीज में अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं तो वहाँ की सरकारी एजेंसीज उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें केयर होम में रखा जाता है। हम लोग सिर्फ फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनके सिस्टम कितने अच्छे हैं, पर हम ये क्यों मान लेते हैं कि हम में कोई अच्छाई या ब्रिलियंस नहीं है? हमें ये विश्वास क्यों नहीं है कि हम भी उतने ही अच्छे हो सकते हैं? क्या हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है? आई थिंक हमारे लॉज उतने मजबूत नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके। अब ये तो वही कहानी हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले कानून कमज़ोर हुआ या हमारा संकल्प। हम सही वक्त पर सही स्टेप उठाकर हम कई चीज़ों को रोक कर उन्हें सीरियस होने से बचा सकते हैं। जैसे कि किसी निराशाजनक स्थिति में भी हम कोई ना कोई खिड़की तो ढूंढ ही सकते हैं जिसे खोलकर आगे का रास्ता बन सके। और इस केस में भी यही हुआ। एक नागरिक ने हमें इन्फॉर्म करके अपनी ड्यूटी निभा दी थी। अब बारी थी हमारी कि हम बिना किसी कसर के इस केस के तह तक जाकर इसकी तहकीकात करें और अपनी ड्यूटी निभाएं। तुम्हें नहीं लगता तुम इस सब में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो? मुझे नहीं पता माधुरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं इस बात का बोझ लेकर जी नहीं सकता
कि कोई मुसीबत में था, मैं उसकी मदद कर सकता था, और मैंने नहीं की। सर, मैं मयंक अवस्थी, बंगलो नंबर 29, मैंने कंप्लेन की थी। ओके। कल रात को भी इतनी ही देर लगी थी दरवाजा खोलने में? जी सर। सर, ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। आप लोग फिर से आ गए? जी, हमें फिर से चेकिंग करनी है। अच्छा, तो इसने कंप्लेंट की है ना? देखिए मैडम, कंप्लेन आई है, हमें आपके घर की दोबारा तलाश लेनी है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। पूरा घर ही टेक ओवर कर लीजिए ना। हम वहां अपने बच्चों को लेकर सड़क पे सो जाते हैं। आप तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। कहीं और से गरीब लड़की लाकर यहाँ प्लांट भी कर सकते हैं। कुछ भी नया तो है नहीं आपके लिए। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद उस बच्ची को इस घर में देखा है। रात में तो उसे पीटते ही हैं और दिन में भी पीटते हैं। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है सर। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना, दखल मत दो हमारी लाइफ में। यस, मैंने देखा है, आपकी वाइफ उस बच्ची को पीट रही थी। कौन हो आप? काफी बुरी तरह से पीट रही थी, और ये बहुत गलत है। कौन है विनय? जो भी हो आप, वो लड़की हमारे घर में काम करती है। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी, बट मुझसे देखा नहीं जाता, रातों को सुना नहीं जाता, जानवरों से बदतर सलूक कर। रिश्तेदार हो उसके? हमारे रिश्तेदार हो? नहीं ना, तो जाओ ना अपना घर संभालो जाके। क्यों दूसरों के घर में तांग झांक कर रहे हो? वो आपके घर में खाती है, आपके घर में रहती है, आप पैसे देते हो उसे। वो जो कुछ भी हो, उसे मारना गलत है। अबे ओ महात्मा, अपने घर को संभाल, चल। ये पागल है इंस्पेक्टर। दरअसल थोड़े पागल हम भी हैं। अगर साइड नहीं हटे ना, तो साइड हटा देंगे। अरे आप लोग इस तरह जबरदस्ती हमारे घर में नहीं घुस सकते। अरे ये तो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी कर रही है लोग तो। अंजलि, लड़की अगर घर पे है तो उसके कपड़े और बिस्तर कहीं होना चाहिए। ठीक से चेक करो। कल रात को पूरा घर उथल पुथल हो चुका है। मिली कोई लड़की? नहीं मिली। तो आप बता दीजिए, कहां ढूंढे उसे? कहां छुपा कर रखा उसे? आप पुलिस वाले हैं ना, गो ऑन, ढूंढिए। मेरे बच्चों का कमरा है ये। लड़की के कपड़े और बाकी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? कौन सी लड़की? आप एक पागल की बातों का यकीन कर रहे हैं। सर एक्चुअली कल हम सब कुछ चेक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। ये लॉट क्यों है? कीमती चीजें हैं हमारी इसके अंदर। बोली। हमारी ज्वेलरी से आपको क्या लेना देना? अगर ज्वेलरी है तो कुछ लेना देना नहीं है। खोलिए इसे। विनय, अब तो हद ही हो गई। ज्वेलरी क्लोजेट खोलने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। इसमें हमारी पर्सनल वैल्यूएबल चीजें, उसमें क्या देखना है आपको? आप अलमारी खोलिए। 2 सेकंड लगेंगे हमें तय करने में कि आपकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली है क्या। कैश और सोने के जेवर हैं और कुछ भी नहीं है। सर, मेरे पास हैंडी कैम है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी वैल्यूएबल को छुएंगे तक नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? इन लोगों के साथ ही तो मिले आप भी। आप ये अलमारी खुलवाएंगे या तुड़वा दूं मैं? गॉड सर, मम्मी क्या हुआ बेटा? कुछ गिरा। मम्मा ने भी सुना। आप सो जाओ, मम्मा देख लेगी। हाँ, सो जाओ। इतनी मुश्किल से श्रेया को सुलाया था,
जानबूझ के शोर किया ना तूने? नहीं दीदी, वो गलती से गिलास फिसल गया। फिसल गया मतलब? कल रात को जब चेकिंग हुई थी तो आज ही की तरह बच्ची को अलमारी में छुपाया था। ए, बैठ मत, खड़ा रहे। तुम मेरे साथ इस तरह तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। तुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या करने वाला हूँ। चुपचाप खड़ा रहे। आपको तो पूरी बात पता ही नहीं है। आशा हमारी जिम्मेदारी है, हम गार्जियंस हैं उसके। कल हमारी टीम के आने के पहले उसे पीटा, उसके बाद कबर्ड में लॉक कर दिया, उनके जाने के बाद दोबारा पीटा। इस तरह जिम्मेदारी निभाई आपने अपनी। अब कंडीशन कैसी है डॉक्टर? शी इज़ वेरी क्रिटिकल। मुझे नहीं लगता कई दिनों से बच्ची को कुछ खिलाया गया है। बॉडी पर काफ़ी मार्क्स भी हैं। शायद उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया है उसे मारने के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्या मिल सकते हैं उससे भी? अभी तो वो बेहोश है, आप 2 घंटे बाद मिल सकते हैं। खिलाया नहीं? व्हाट नॉनसेंस। वो जितना खाती थी उतना देते थे उसको। खाती थी और सो जाती थी, काम तो कोई ढंग से करती नहीं थी वो। 14 साल की बच्ची है वो। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमको बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अपने बच्चों को भी चाकू से काटता है तू, उनको भूखा मारता। जबान संभाल के बात करो। हाँ, मैं तुम्हारा कोई ये गली का गुंडा या कोई जेब कतरा नहीं हूं। तो कौन है तू? हाँ, कौन है? होलसेल मार्केट के बड़े बड़े डीलर्स मेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। तो ये गालियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। अच्छा, साले कुत्ते, उस बच्ची को तो बड़ी सस्ते दामों में खरीदा होगा तूने। जितनी गालियां देनी है दे दो, अभी बाद में उतना ही पछताओगे तुम। कहां से उठाया था उस बच्ची को? एजेंट से लिया था और अच्छे खासे पैसे दिए थे उसके लिए। नंबर दे अपने इस एजेंट का, उस साले की भी खबर लेता हूं मैं। देखिए, अब अपनी हदें पार कर रहे हैं आप। हम लोगों से ऐसे चीप और घटिया तरीके से बात नहीं कर सकते, और कम से कम इतना तो ख्याल रखिए, लेडी खड़ी है रूम में, तमीज से बात कीजिए। मैडम, यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो आपकी हरकतों से ज्यादा घटिया और चीप हो। और तू नंबर दे अपने उस एजेंट का, और याद रखना अगर वो कहीं भाग गया ना तो मैं तुम दोनों की ये जो रेपुटेशन या जो कुछ भी है इसकी धज्जियां आज यहीं उड़ा दूंगा। नंबर दे। जी, अजीत कौशल तो ही है ना? जी मैं ही हूँ। विनय को जानता है? विनय संघवी? हाँ जानता हूँ। क्या हुआ साहब? अरे सर बैठ, सब बताता हूँ। अरे साहब बात तो बताओ, क्या हुआ साहब? क्या वो बच्ची बच पाई और उसके माँ बाप ट्रेस हुए? आप लोगों को फिक्र हो रही है ना? हाँ, वो बच्ची छोटी थी ना। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। यही वजह है कि लोगों को उनकी फ़िक्र होती है, और हमें और ज़्यादा फिक्र इसलिए होती है क्योंकि हमारी इस वर्दी का मतलब है सुरक्षा। ये वर्दी हमें कई सारे पावर्स देती है, लेकिन कुछ लकीरें भी खींचती है। अब रूल्स हैं, लेकिन अफसोस कि क्रिमिनल्स के लिए कोई रूल नहीं होता। इसलिए जब कभी आपके पास किसी बच्चे का केस आए, मिसिंग, किडनैपिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो हर ऑफिसर को चाहिए कि वो अपनी इंस्टिंक्ट और इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पूरे जोश के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। हम किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं। मालिक, तुम ही रघबीर हो? हाँ मालिक। जल्दी बोलो, काम क्या है? बेरूड़ी गांव से हूँ मालिक, 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। आगे बोलो भाई। मालिक, सुना है आप बाहर गांव नौकरी लगवाने का काम करते हैं? हाँ करते हैं। तुम्हें क्या काम है? ये नानू और लालू तो बहुत छोटा है। तेरा क्या नाम है? आशा, 14 साल की है मालिक। ये आशा घर का सारा काम कर सकती है? खाना, कपड़ा, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर लेती है मालिक, और माँ के साथ मकई भी बेचने जाती है। ठीक है, 3-4 दिन में दिल्ली जा रहा हूँ काम से, इसे भी ले जाता हूँ साथ में। पैसा कितना मिलेगा महीने का? साहब रुकिए, साहब रुकिए। उन लोगों ने बच्चे को मारा तो आपके मुझे मार गए साहब। और नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? गांव से भोली वाली बच्चियों को बहला फुसलाकर यहाँ शहर में लाकर बेचने का धंधा करता है। तो धंधा करता है। नहीं हूँ साहब, बेचता नहीं हूँ साहब, काम दिलवाता हूँ साहब। विनय संघवी के घर पे भी काम के लिए रखा था साहब। वो लोग बच्चे से ऐसे पेश आते तो मैं क्या करता साहब? मैंने तो बोला भी था मत मारो बेचारी को, बच्ची। अजीत,
ये लड़की काम कम क्रांति ज्यादा करती है। और कल से सत्याग्रह पे बैठी है, कहती है काम नहीं करेगी, घर जाएगी। बच्ची है ना सर जी। मैडम, मैं बात करता हूँ आशा से। काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो तेरे माँ बाबा और दोनों भाई भूखा मरेंगे वहाँ बेरुड़ी में। नहीं भैया, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, हर बात के लिए मारते हैं। बर्तन ठीक से नहीं धोए उसके लिए भी मारते हैं, कपड़ा ठीक से नहीं धोया उस बात के लिए भी मारते हैं। सनी, श्रेया दोनों बच्चे हैं, मुझे लगा मुझे उसके साथ अच्छा लगेगा, लेकिन वो दूध नहीं पीते उस बात के लिए भी मुझे ही मार पड़ती है। और अब तो वो भी इन सब की तरह हो गए हैं, जो हाथ लगता है उससे मुझे मार देते हैं। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी भैया, मुझे घर जाना है। अरे अरे आशा, बैठ बैठ यहाँ बैठ। देख आशा, तू अपने घर वालों के बारे में सोच। कितना उम्मीद है उन लोगों को तुझसे। तू काम करेगी, उन लोग का ज़िंदगी अच्छा होगा। अब सब कुछ तेरे पर है आशा। और मैं तुझे वहाँ ले भी जाऊँ, लेकिन तू वहाँ करेगी क्या? वापस भुट्टा बेचेगी? मुझे माँ बाबा से बात करनी है, ये लोग एक फ़ोन भी नहीं लगाने देते। अरे इतना सा बात, ले अभी लगा। लेकिन सुन, मैं ये दुखड़ा ना रोने बैठना, उनको उदास हो जाएंगे ना। अरे आशा बेटा, कैसे है तू? ठीक तो है ना बेटा? खुश है ना? हाँ बाबा, नानू, लालू, माँ सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। याद बहुत आती है तेरी। मुझे भी आती है बाबा, माँ को दो ना। अरे सरूड़ी गांव आया हूँ बेटा सबके साथ। वो अपना बेरूडी का काम ठीक से चल नहीं रहा है ना। तू रात को फ़ोन करना, रात को घर में सब होंगे, सब बात करेंगे तेरे से, खुश हो जाएंगे सब। करूँगी बाबा, सबको मेरी याद देना। ठीक है बेटा। बेटा तेरी तनख्वाह हो गई? यहाँ बड़ी बुरी हालत है, जल्दी पैसे भेज देना बेटा। जी बाबा, जैसे देंगे भेज दूंगी। भैया, मुझे एक सबसे सस्ता फ़ोन दिलवा दो। हाँ, वो अगली बार आऊँगा तो लेता आऊँगा। और वो बाबा पूछ रहे थे तनख्वाह कब भेजूंगी। और तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं टाइम पे पहुँचा दूँगा, वो मेरा काम है। तू ना बेटी बस अपना काम मन लगा के कर। करती हूँ ना भैया, लेकिन वो लोग मारते हैं। अब नहीं मारेंगे, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। अरे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे उसकी? जानबूझकर हर काम धीरे और गलत करती है वो। बच्ची है मैडम, तो डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन नहीं कि लाद दो। थोड़ा तो केयर करो सर। केयर करूं? साले 60 बोल के पूरे 75,000 रुपए ऐट लिए तूने हमसे उस डिफेक्टेड माल के। पूरी लाइफ काम करने की गारंटी दी थी ना तूने उसकी। आपका ये इतना बड़ा LED टीवी 75 से ज्यादा का है। वो बच्ची तो फिर भी इंसान है। आप अपने इस टीवी को भी इतनी बेरे में से नहीं मारते सर जी, प्यार से उसकी धूल साफ करते हैं, इतना केयर करते हैं सर, तभी तो सालों साल साथ चलता है ना। ए अजीत, फालतू भाषण मत दे, समझा? भाषण नहीं दे रहा हूँ साहब, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये टीवी कीमती है, लेकिन आशा किसी इंसान की बच्ची है साहब, कीमती टीवी से भी कीमती। आपके अपने भी तो बच्चे हैं ना साहब, उन्हें भी प्यार करते हैं ना खूब। मारने को उठा हाथ रोकिए अपना, पेट भर खाना खिलाइए, फिर देखिए ना मैडम, बच्ची घोड़ी जैसा काम करेगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कोई जल्लाद हैं। नहीं नहीं मैडम, आप लोग तो देवता हो, बस थोड़ा सा ख्याल रखिए उसका। बच्ची मन लगाकर खुशी खुशी काम करेगी। समझाया था साहब, बहुत अच्छे से समझाया था साहब, लेकिन ये बड़े लोग समझते ही नहीं है साहब। कितना भी कोई समझाए इन लोगों को, फिर से बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी बच्ची की। साहब ये पढ़े लिखे कहाँ से हो गए साहब? साले, उस बच्ची की वैसी हालत देखकर भी तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? हुआ साहब, बहुत असर हुआ। उसकी चोट देखकर दिल पे लग गई मेरे। अबे महंगी महंगी चीजें कैसे संभालनी है, तमीज ही नहीं है उसे। 5,000 का डिनर सेट तोड़ दिया मेरा। सर आपके बच्चे तोड़ देते, उनके साथ भी यही सलूक करते आप। ज्यादा बोल रहा है तू, हमारे बच्चों पे मत जा। ठीक है साहब, अब मैं नहीं बोलूँगा। देखो साहब, मैडम,
बच्चे को मैंने आपके हवाले कर दिया, बाकी आप देख लो। ऐसे बार बार आकर मैं आशा को समझा नहीं सकता। अरे आप लोग थोड़ा सुधरो, बच्ची भी थोड़ा सुधर जाएगी, बाकी आप देख लो साहब। वाह, बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया तूने। मैंने उपाय बता दिया साहब, बाकी आप पर है, आप कैसे संभाल लेते हो। हजारों लड़कियों को काम पर लगाए साहब हमने। हर घर में छोटी मोटी परेशानी होती ही है। अब हर किसी को लाइफ टाइम सर्विस तो नहीं दे सकता ना साहब मैं। चलता हूँ साहब, नमस्ते मैडम। ऐसे चोट लगी दिल पे तेरे, ऐसे चोट लगी तेरे। साले, किस चीज का दिल बनाया तेरा? उस बच्ची को उसके गांव वापस छोड़ देता या फिर यहां हमारे पास लेकर आ जाता, लेकिन नहीं। पैसा इंसानियत से बड़ा होता है ना, और वो भी दलाली का पैसा। साले, लड़कियों की कमाई पर पलने वाले तूने एक ढीला नहीं दिया होगा उसे, सबका सब हजम कर गया होगा यहीं पर। मालिक, आशा का है? अरे काम पर है भाई। ठीक तो है? ठीक काहे नहीं होगी? एक बार फोन पर बात हुई थी बस, वो भी आपके फोन से। अब वो पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, तो एक फोन तो ले सकती है ना। ठीक है, काम करती है, पैसा कमाती है, लेकिन बड़े शहर में काम से फुर्सत कहाँ के जाके अपना फोन खरीदे और तुम्हें फोन करे। हर महीना 1000 रुपए देने की बात हुई थी ना मालिक। अभी 5 महीना हुआ गए, तुम अभी से पीछे पड़ रहे हो यार। मालिक, बेटी को भेजा था ताकि हमारे घर में पैसा आ सके, हमारा पेट भर सके। अब 5 महीने हो गए, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर फायदा क्या भेजकर? शहर में ऐसा होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम 6 महीने का। वो पूरा होता है तब पैसा हाथ में आता है, वो भी पहला पैसा, समझे? ये लो, तब तक ये रख लो, बाकी बाद में। मालिक, ये पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को ले आइए। हम हमारा घर में जो है वो देख लेंगे, आप लेकर आइए उसे। अबे ओ, कुरियर सर्विस समझ रखा है मुझे। एक तो वक्त पे मदद करो, ऊपर से इनका तेवर भी झेलो। ठीक है, अगली बार दिल्ली जाऊंगा काम से तो ले आऊंगा, तब तक ले दिमाग मत खाओ, रखो इसे। तो तू उसे उसके माँ बाप के पास लेकर ही नहीं गया? नहीं लेकर गया साहब। उनकी कमाई से पेट भरता है तो साले दल्ले। हाँ साहब, हूँ मैं दल्ला, और कोई गाली है तो वो भी दे दो साहब। पेट भरता हूँ मैं उनकी कमाई से, लेकिन रहता कहाँ हूँ? ताजमहल में? नहीं साहब, झुग्गी में ही रहता हूँ मैं। नहीं ले गया उस लड़की को उसके घर, छोड़ दिया उसके हाल पर। साले, एक तो इतनी नीच हरकत, ऊपर से जबान इतनी लंबी। जबान लंबी। साहब मारो ना, मारो 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 साहब, मारो। मेरे को पकड़ लिया तो सब सोल्व कर दिया ना आपने, और मेरे को मारो तो सबकी भड़ास भी खत्म। मेरी वजह से तो ना साहब उस लड़की के घर में जो हाल है, बाकी लोगों का जो हाल है, मेरे गांव में आजू बाजू में, सब मेरी वजह से है ना साहब। हम लोग अपनी आधी जिंदगी हाईवे किनारे भुट्टा सेक सेक कर अपनी जिंदगी सेक डालते। ए भैया, गरम सिका मकाई ले लो ना, अभी सेका है, ले लो ना। मेरी वजह से ही ना साहब, टूरिस्ट जितने आते हैं उतने भी 10 रुपए का भुट्टा 5 रुपए में खरीदने के लिए तोल मोल करते हैं। मेरी वजह से ही ना साहब, हम जैसे हालात में लोग पैदा होते हैं और कई कई तो उसमें मर भी जाते हैं साहब। लेकिन करे तो करे क्या साहब, आगे बढ़े तो कहाँ बढ़े? ये लड़की आशा, ऐसे कई बच्चे हैं साहब, एक तरफ वहां कोई आगे बढ़ाने के लिए पहुंचता नहीं, स्कूल खोल देते हैं, स्कूल जाओ तो नक्सली धमकी देते। करे तो क्या करें साहब, इधर कुआ उधर खाई। मुद्दा भुट्टा है साहब, वो 5 का 10 मिलने वाला भुट्टा आप जाके खाइए कभी उस इलाके में, और डंडी फेंकी हवा में, सीधा किसी ना किसी आशा को जाकर लगेगा। कितनी आशाएं वहां पर जो निराशा में डूबी हुई हैं, वहां हम कोने में पड़े सड़ते हैं, हमें वहां सड़ाते रखने के तरीके पर PhD की जाती है। यही लोग तय करते हैं कितनी सस्ती है हमारी जिंदगी आजकल के दौर में। हाँ, हमारे जैसे लोगों को कुछ नोटों के हरे पत्ते और पेट भर बिरयानी मिल जाती है 5 साल में एक बार। मैं कोई शौकिया दल्ला नहीं बना साहब। वो लड़की भी शौकिया किसी सेठ के घर में झाड़ू पोछा नहीं कर रही थी, फोकट में मार नहीं खा रही थी। और है क्या साहब, हमें भी अपनी चमड़ी प्यारी है। कौन देखे दूसरा जी रहा है या मर रहा है? दुख हुआ था, लड़की पिस रही है, पिट रही है, लेकिन क्या करता मैं, क्रांतिकारी बनता। अपना पेट संभालने की औकात नहीं, ज़मीर क्या पालूं मैं। ऐसी बातें करके तू क्या समझ रहा है अपने आप को? क्या नहीं है तू बहुत बड़ा महात्मा है? तू सिर्फ एक दल्ला है साले। ठीक है साहब, मान लिया जो आप कह रहे हो। अब आप बताओ क्या करूं मैं? हमारी बेइज्जती करके आप लोगों का दिल भर गया हो तो हम लोग घर जा सकते हैं। बेइज्जत उन्हें किया जाता है जिनकी कोई इज्जत हो। आप दोनों अंडर अरेस्ट हैं।
लॉकअप में डाल दो इनको। 1 मिनट, किस जुर्म में? देखिए हमारे बच्चों का स्कूल छूटने वाला, उन्हें पिकअप करना है हमें। और फिर हमारा जुर्म क्या है? जिस काम के लिए उस लड़की को घर में लेकर आए थे वो काम ही नहीं कर रही थी। वो किसी काम की नहीं थी, फिर भी उसे खाने के लिए दिया, सोने के लिए जगह दी, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पे कहीं भीख मांगती रहती, कोई उठा के ले जाता और गंदे धंधे में डाल देता उसको। आप दोनों के अगर कोई रिलेटिव है तो उनको फ़ोन कर दीजिए, आपके बच्चों को पिकअप कर लेंगे। और हाँ, जिस बच्चे को आपने बेरहमी से पीटा था उसके माँ बाप को आने में अभी भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। और हाँ, बच्चे की ट्रीटमेंट का खर्चा आप दोनों देंगे। उसकी सैलरी तो पूरी देनी है, बाकी के जो खर्चे वगैरह हैं, लीगल कॉस्ट वगैरह, वो सब आप पे करेंगे। लूटो भाई, और लूटो। अरे लेके जाओ इनको, ले जाओ। ए, हाथ मत लगाओ, चल रही हूँ ना। पिद्दी सी लड़की के लिए हमें बेइज्जत कर रहे हैं, छोड़ो। आशा, तुम्हारे माँ बाबा रास्ते में हैं, उनसे बात हो गई हमारी। मुझे उनके साथ वापस घर जाना है। हाँ बेटा, तुम घर जाओगी, पर उससे पहले तुम्हारा यहाँ ठीक से इलाज होगा, उसके बाद वो तुम्हें घर ले जाएंगे जल्दी। हेलो सर। हेलो। बच्ची कैसी है सर? हॉस्पिटल में रिकवर हो रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर अवस्थी, सबसे पहले सॉरी, हमारे डिपार्टमेंट ने आपके साथ उस दिन फ़ोन पर बदतमीजी की। वो सब ठीक है, बच्ची बच गई, वो मेन बात है। जी, लेकिन बच्ची बची नहीं बल्कि आपने उसे बचाया है। हम लोगों ने सिर्फ आपका साथ दिया था। दरअसल जो काम हमें उसी रात कर देना चाहिए था जब आपने पहली बार कंप्लेंट की थी, वो करने में हमने थोड़ी देर कर दी। पर थैंक यू सो मच, आपने ज़िद नहीं छोड़ी और मामले के पीछे पड़े रहे। वैसे बच्ची है कहाँ की? जी, झारखंड के एक दूर दराज गाँव की है। उसके माँ बाप उसको लेने आते होंगे। अच्छा, तो वो अपने माँ बाप के साथ वापस चली जाएगी? जी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। हम लोग कभी कभी अपनी खुदगर्जी में कितना डूब जाते हैं कि दुनिया का कोई गम अपने गम से कम ही लगता है। हमारे लिए वो कोई मायने ही नहीं रखता। चलो ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। साहब, हम लोगों को भनक तक नहीं थी कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। देखिए, ये बता ही नहीं सकती थी, डरी हुई थी रघुवीर जी। कौन लोग थे वो जिन्होंने हमारी बेटी को इतना मारा? क्यों मारा साहब? एक बार मिल सकते हैं उनसे? क्यों? बस जानना चाहते हैं कि हमारी बिटिया को उन्होंने इतना क्यों मारा। गलती क्या थी आशा की? गलती आशा की कभी थी ही नहीं रघुवीर जी। गलती किसी की नहीं, पूरे समाज की है। जहां इज्जत और गरिमा पैसों की होती है, इंसान की नहीं। देखिए, हमने आशा से बात कर ली है, उसकी काउंसलिंग भी कर ली है। बाहर के जख्म थोड़े जल्दी भर जाएंगे, पर दिल के जख्म भरने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग इसे घर लेकर जाइए और खूब प्यार कीजिएगा। प्यार से बेहतर कोई भी दवा नहीं है। आशा अपने माँ बाप के साथ अपने गांव लौट गई। बदनसीबी कौन सी ज्यादा थी, गरीबी का दलदल जिसमें आशा पैदा हुई थी, या हैवानियत का जलजला जिसमें उसे धकेला गया था। हम सभी की तरह वो भी अपनी जीविका कमाते हैं एक बेहतर कल के लिए। ये किसी के गुलाम नहीं बल्कि कर्मचारी हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, जिन्हें वो सारे अधिकार और सहूलियतें उपलब्ध होनी चाहिए जो अन्य कामगारों को मिलती हैं। इनसे बेरहमी से पेश आकर इंसानियत की तौहीन कभी ना करें, और ना ही कभी ये वहशी बर्ताव अपने बच्चों में आने दें, जहां वो अपने घर में काम करने वालों के प्रति बदतमीजी और क्रूरता से पेश आए। अपने आप को इस कदर नीचा कभी ना दिखाएं। हमें अलर्ट रहना चाहिए और बारीकी से शिकायतों को सुनना चाहिए ताकि जुर्म को होने या बढ़ने से रोका जा सके। पब्लिक को दिलासा देना भी जरूरी है कि क्राइम की बेझिझक रिपोर्टिंग कर सके। उन्हें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी, या फिर आधा अधूरा एक्शन लेगी, या फिर घूस ले लेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे कि आप सब, कल को जब आपकी पोस्टिंग होगी और आप जाकर उस कुर्सी पर बैठेंगे तो ये याद रखिएगा कि आप लोग भगवान नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं और वो पब्लिक आपकी भगवान है। जो आदमी डर डर के मुसीबत में आपके पास शिकायत लिखवाने आया है, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको हिम्मत देना, उसको अपनी बात कहने का मौका देना, और सबसे बड़ी बात, उसे इज्जत देना।
ये हमारी ड्यूटी है। भाई क्रिमिनल्स को हमसे डर लगना चाहिए, हम पब्लिक को नहीं। लेटेस्ट आंकड़े और रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हमारे देश में हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे देश के ट्रैफिकिंग माफिया और कारोबार दोनों पर जबरदस्त वार हुआ है। हम तहे दिल से ये आशा करते हैं कि ये सारा अवैध, अमानवीय और घिनौना नेटवर्क हमेशा के लिए खाक हो जाए, दफन हो जाए, ताकि आशा जैसी मासूम बच्चियों की नई जिंदगियां सुरक्षित माहौल में खिल सकें, फिर वो चाहे देश के सबसे पिछड़े या दूर दराज इलाके में ही क्यों ना हो। एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।